Good afternoon, everyone. In previous lecture, we will discuss important points of the chapter number 1, electric field, electric dipole, and dipole के लिए इंटेंसिटी अपन ने फाइंड करी थी एंड नाउ एक्सियल पॉइंट पर. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट. डन. कुछ पॉइंट्स में बता देता हूं जो इंपोर्टेंट्स काम आएंगे तुम्हारे. जैसे पॉइंट चार्ज के लिए जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होती है E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर. डन. कितना होता है E वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और दैट विल बी आर कैप. आर कैप यूनिट वेक्टर होता है और वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी यूज ए यूनिट वेक्टर आर कैप. डन. नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? दैट विल बी रिप्रेजेंट पी वेक्टर और नाउ फॉर्मुलाइज q इंटू 2a. अगर अपन चार्ज के मैग्नीट्यूड को उसकी स्मॉल डिस्टेंस से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने को कौन सी क्वांटिटी मिलती है? दैट विल बी पी वेक्टर. बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं. डन. इसके बाद अपन ने इसके लिए इंटेंसिटी भी पढ़ ली थी एक्सिस पॉइंट पर, और एक्सिस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी आई थी? नाउ E वेक्टर इक्वल टू 2kp अपॉन में आर क्यूब. ये अपन ने अब तक इस फोर्ट का रिवीजन किया था और इस सीरीज में अपन ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं. बाकी थोड़ी पार्ट तुम अपने नोट से रिवाइज कर सकते हो वहां पर. ठीक है. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. Now, electric field intensity due to dipole equatorial point. ठीक है. इसके लिए भी अपन क्या करेंगे? वही डायग्राम समझो पहले. डायग्राम कैसा बनेगा इसका? इसके लिए अपन कोई डायपोल लेंगे, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू. दैट विल बी पॉइंट चार्ज. और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है अपनी? दैट विल बी 2a. और ये इसका मैं ओरिजिन ले रहा हूं. ठीक है. और ओरिजिन से ये इक्वल पार्ट में स्प्लिट है यहां से, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? a. और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? a. इट विल डिफाइन द डाइपोल. ये जस्ट अपन ने डाइपोल को डिफाइन किया है. इसके बाद में अपन क्या करेंगे? वही इक्वेटोरियल पॉइंट. इक्वेटोरियल पॉइंट कहां होता है? इसके परपेंडिकुलर कल भी बताया था. और अगर ये इक्वेटोरियल पॉइंट लिया अपन ने इसके सेंटर से, और वो कितनी डिस्टेंस पर लिया अपन ने? r डिस्टेंस पर. कितनी डिस्टेंस पर? r पर. और इस पॉइंट की जो माइनस क्यू से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है अपनी कितनी? वो अपन ले लेते हैं r1. और जो इसकी प्लस क्यू से डिस्टेंस है वो अपन ले लेते हैं इसकी कितनी? r2. ठीक. यहां तक अपने को, यहां तक तो आई थिंक समझ में आया होगा. ठीक है. यहां पर पॉइंट P होता है और पॉइंट P पर जो चार्ज अपन वो करते हैं वो एक सपोज एक पॉइंट चार्ज होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? टीनी पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं. टीनी पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर, बता रहा हूं जस्ट कैसा होता है टीनी पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना वो क्या होती है? माइनस क्यू के लिए कितनी होगी? देखो, माइनस क्यू के लिए इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन E1. अगर मैं माइनस क्यू के लिए इंटेंसिटी को क्या ले रहा हूं मैं? E1. तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? अपना अट्रैक्शन होगा. और ये इससे कितने डिग्री एंगल पर प्लेस्ड है? थीटा पर है. और ये भी इससे कितने डिग्री एंगल पर प्लेस्ड होगा? थीटा पे होगा. तो इसके लिए क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. और इसको मैं इसके लिए इंटेंसिटी को सपोज कर रहा हूं, इट विल बी E1. जो माइनस क्यू के लिए इंटेंसिटी होगी वो क्या ले रहे हैं अपन? E1 ले रहे हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव में क्या होगा तुम्हारा? रिपल्सन होगा. और रिपल्सन होगा तो इस डायरेक्शन को अपन क्या एज्यूम कर सकते हैं? अपन यहां पर E2 एज्यूम कर सकते हैं कि पॉजिटिव के लिए प्लस E2 डायरेक्शन, E2 इंटेंसिटी है
और नेगेटिव के लिए कौन सी इंटेंसिटी अपनी E1 इंटेंसिटी है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर सिमेट्री ड्रॉ करूं तो ये एंगल क्या मार्क होगा अपना थीटा, और ये वाला एंगल भी क्या मार्क होगा अपना थीटा। डन। इसके बाद में क्या होगा, वही अगर वेक्टर है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपन वेक्टर की सिमेट्री के अलोंग क्या ब्रेक कर सकते हैं, कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। तो कंपोनेंट आई तुमको पता होगा, जिधर एंगल फॉर्म होता है उस तरफ क्या आता है, कॉस कंपोनेंट, और जिस तरफ एंगल फॉर्म नहीं होता उधर क्या आता है, साइन कंपोनेंट। तो मैं पहले E1 के कंपोनेंट ब्रेक कर रहा हूं। तो E1 की क्या होगा, इस तरफ एंगल फॉर्म वाला इस तरफ क्या आएगा, E1 cos थीटा, और इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, E1 sin थीटा। ये अपने वेक्टर कंपोनेंट हो गए कौन सी इंटेंसिटी के, E1 इंटेंसिटी के। नाउ E2 की क्या होगी ब्रेक, E2 का ब्रेक होगा, इस तरफ एंगल फॉर्म हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं अपन, E2 cos थीटा, और इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल उस तरफ E2 का है तो E2 कितना हो जाएगा, sin थीटा। ये हो जाएगा। ठीक, नाउ माइनस क्यू के लिए अपन पॉइंट चार्ज इंटेंसिटी क्या बताई थी अपन ने, E इक्वल टू क्या होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और आर कैप बताई थी। तो मैं माइनस क्यू के लिए E1 लिख सकता हूं। तो माइनस क्यू के लिए हम अपन E1 लिखेंगे तो कितना क्या लिखेंगे बताओ, के क्यू अपॉन में, के क्यू अपॉन में R1 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, R1 का स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसे लिखोगे, अगर मैं इसको A पॉइंट डिफाइन करूं, इसको मैं B पॉइंट डिफाइन करूं, इसकी तो P पॉइंट है और ये अपना B पॉइंट है, तो अट्रैक्शन हो रहा है P A के, तो यहां पर डायरेक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, PA लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि माइनस के लिए, माइनस चार्ज के लिए लिखा है तो माइनस का के क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, R1 का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे वापस अपन, P। तो ये माइनस चार्ज के लिए क्या निकाल दिया अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा दी ड्यू टू। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, अब मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ द वेक्टर कंपोनेंट ब्रेक करें तो अपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना जरूरी होता है। तो E1 इक्वल टू कितना आएगा, मोड में लेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, तो के क्यू अपॉन में कितनी इंटेंसिटी बचेगी, R1 का स्क्वायर। ये तुम्हारा E1 का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, सिंपल के क्यू अपॉन में R1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या सिमिलरली अपन पॉजिटिव चार्ज के लिए फाइंड कर सकते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या इंटेंसिटी निकल के आएगी, दैट विल बी E2, और E2 क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव के क्यू अपॉन में R2 का स्क्वायर। ये तुम्हारा इंटेंसिटी निकल के आएगी किसके लिए, सेकेंड पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब अपन को डिफाइन करना है R1 R2। R1 कैसे डिफाइन करोगे, नाउ देखो ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल तुम्हारा, ये एंगल 90 बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो तुम यहां पर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, R1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस कितना है इसका A, और परपेंडिकुलर कितना है इसका R स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहां पर, A का स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, ये अपना R1 है। ऐसे R2 निकाल सकते हैं, तो R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, यहाँ पर बेस A है, परपेंडिकुलर वापस कितना है इसका R है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, तुम लिख दोगे वापस A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, मतलब दोनों की डिस्टेंस यहां से क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो मैं सिमिलर काइंड ऑफ थिंग E1 को मैं क्या लिख सकता हूं, E1 लिख दूंगा मैं के क्यू अपॉन में, और R1 की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहां पर लिख देंगे अपन R1 की वैल्यू को A स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और उसका भी क्या लगा, उस R1 का स्क्वायर, और यहां से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसका स्क्वायर अगर मैं इधर से रिप्लेस करूं तो इस पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो R1 की वैल्यू का यहां पर क्या हो जाएगा, रूट, और यहां पर स्क्वायर दे रखा है तो यहां पर क्या लगा देंगे अपन, स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास बचेगा E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन में जस्ट R स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। ये तुमको E1 की वैल्यू निकल के आएगी। आई थिंक यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए तुमको। ठीक है, ये तुम्हारी E1 की वैल्यू निकल के आएगी। अगर अपन सिंपल E2 फाइंड करें, अगर अपन E2 फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, देखो E2 कैसे निकालेंगे, देखो E2 में वही के क्यू अपॉन में R2 का स्क्वायर, और
R2 की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, जैसे रूट हटेगा तो वापस कितना लगेगा, इस पे रूट लगेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर E2 इक्वल टू के क्यू अपॉन में, और ये कितना हो जाएगा यहां से अपन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो E2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये तुम्हारा E2 का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए बोल रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर बी बोल रहा हूं। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, E1 और E2 का बिल्कुल इक्वल है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस पॉइंट से इक्वेशन ए और बी के अकॉर्डिंग अपन क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो E1 का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, तुम्हारे E2 के इक्विवेलेंट आएगा। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूं मैं, सी दे देता हूं। तो E1 की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, तुम्हारा E2 के इक्विवेलेंट है यहां पर। डन। तो ये जस्ट एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेशन हो गया इसका। अब बात करते हैं अपन पॉइंट पी की, कि पॉइंट पी पर टोटल कितनी इंटेंसिटी आ रही है अपनी यहां पर। ठीक है, तो पॉइंट पी पर कितनी इंटेंसिटी आएगी, देखो देखो इधर पॉइंट पी, ये अपना पॉइंट पी है, और पॉइंट पी पर कितनी इंटेंसिटी आएगी, देखो पॉइंट पी पर है 4 इंटेंसिटी ब्रेक हो रही है, P इक्वल टू 8 पॉइंट पी, सॉरी 8 पॉइंट पी, पी कितनी इंटेंसिटी आएगी, देखो 8 पी पे ये आएगी अपनी E इक्वल टू टोटल E किसके इक्विवेलेंट आएगा, देखो 4 इंटेंसिटी ब्रेक हो रही थी अपनी यहां पर, अगर तुमने पढ़ा होगा ढंग से तो that will be E1 cos theta and E2 cos theta, फिर E1 sin theta and E2 sin theta cos theta। तो कितना आएगा तुम्हारा यहां पर E1 sin theta प्लस E2 का दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, E2 cos theta। नाउ E2 sin theta प्लस E1 cos theta, तो ये E1 के कंपोनेंट हो गए और ये तुम्हारे E2 के कंपोनेंट हो गए। तो E1 के भी 2 कंपोनेंट थे और E2 के भी 2 कंपोनेंट थे। एक चीज ध्यान रखना, E2 का अपर डायरेक्शन में डायरेक्शन है इसकी, E2 की नीचे वाले डायरेक्शन में डायरेक्शन है, तो क्या लिख सकते हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी तुम्हारी, अपोजिट रहेगी, बट दोनों E2 cos थीटा की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, तो वो दोनों ऐड होंगे। और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की डायरेक्शन दोनों की क्या, एक की अप है और एक की डाउन है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, बट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, और वो अपन कर चुके हैं कि अपना E1 किसके इक्विवेलेंट है, E2 के। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहां पर E इक्वल्स टू E1 sin थीटा प्लस E2 की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, E1, E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह वापस क्या पुट करेंगे अपन, E1 sin थीटा और प्लस में E1 cos थीटा। ये अपन ने E2 की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, E1 रिप्लेस कर दिया। और अभी भी मैंने बोला कि दोनों के साइन वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं एक डायरेक्शन को यहां पर क्या ले सकता हूं, इसको अपोजिट, तो एक को क्या कर दो, नेगेटिव करो, तो नेगेटिव कैसे करेंगे, दैट विल बी ये माइनस का हो जाएगा। अब ये चीज इस टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो टोटल इंटेंसिटी कितनी बचेगी अपने पास, E1 प्लस E1 cos थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 E1 cos थीटा। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूं मैं इसको, डी। तो ये पॉइंट पी पर जो टोटल इंटेंसिटी बचेगी वो बचेगी अपनी कितनी, 2E1 cos थीटा टर्म बचेगी यहां पर। ठीक है, अब नाउ अपने को पता है E1 की वैल्यू अपने को पता है और cos थीटा की वैल्यू अपन इस ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं। अगर तुमने हाइपोटेनियस थ्योरम पढ़ी हुई पाइथागोरस में, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है तुम्हारा बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इस ट्रायंगल में बताओ, दोनों से सेम सिमिलर वैल्यू आएगी, इस ट्रायंगल से भी और इस ट्रायंगल से भी, तो कितनी वैल्यू आएगी बताओ, बेस कितना है इसका a, तो ये हो जाएगा a अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है इसका, परपेंडिकुलर R1 R2 निकाले थे अपन ने, तो परपेंडिकुलर कितना होगा इसका, ये रहा अपना परपेंडिकुलर कितना होगा, R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और नीचे क्या लगेगा, उसका रूट में था तो उसकी पावर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आएगी,
cos थीटा की, a अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब कुछ ही नहीं करना, बस अपने को वैल्यू पुट करनी है। तो पुट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो क्या इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिली, E1 इक्वल टू कितना मिला 2E1 cos थीटा। ठीक है, E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू अपन ने निकाली थी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू क्या निकाली अभी अपन ने, cos थीटा की वैल्यू निकाली ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, ये दोनों वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। तो पुट करो फटाफट। तो E इक्वल कितना आएगा बताओ, 2 का 2 रहेगा। E1 की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डन। और मल्टीप्लाई में cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, a अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है अपने पास, हाफ है। और यहां पर इसकी पावर कितनी है, 1 है। इतना तो बेसिक मैथ्स लोगों को पता ही होगी कि अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ऐड कैसे होगी, देखो E1 इक्वल टू होगा 2 के क्यू ए अपॉन में, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 कितना होता है, दैट विल बी 3/2। डन, ठीक है। नाउ इसके बाद में एक कंडीशन अपन ने यूज करी थी एक्स इज वाई कंडीशन में कि आर मेरा ग्रेटर है किससे, ए से, किससे है, ए से। तो दैट विल बी, जो मेरा ए स्क्वायर होगा वो ऑलमोस्ट किसके इक्विवेलेंट आएगा, 0 के इक्विवेलेंट आएगा। मतलब यहां पर अपने को ए स्क्वायर को ऑलमोस्ट क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, एक और चीज मेंशन करूं मैं यहां पर, इंटेंसिटी किसकी वजह से निकाल रहे हैं अपन, किसकी वजह से निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हैं अपन ड्यू टू द डाइपोल। और डाइपोल क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2A, यही होता है। ठीक है, और अगर P इक्वल टू Q निकालेंगे अपन तो देखो ये रहा, ये Q रहा, ये 2 रहा और ये A रहा। क्या ये कंप्लीट वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, P लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आगे कैसे करोगा, देखो E इक्वल टू, यहां पर K बचेगा, बिल्कुल K बचेगा, बाकी वैल्यू को क्या लिख देंगे अपन, P लिख देंगे, डिवाइडेड बाय ये 0 हो ही गया। तो आर स्क्वायर की पावर कितना बच गया अपने पास, दैट विल बी 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरी इंटेंसिटी क्या निकल के आएगी, Kp अपॉन में दैट विल बी आर क्यूब। और डायरेक्शन के लिए अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं तो मेरा E वेक्टर इक्वल टू निकल के आएगा Kp अपॉन में आर क्यूब, और डायरेक्शन के लिए क्या लगा सकते हैं अपन, आर के। So that's the intensity at the point of equatorial point. कौन सा पॉइंट पे आएगी, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आएगी। अगर समराइज करूं तो बेसिक टी पॉइंट पर अपने को कंपोनेंट ब्रेक करने हैं। 4 कंपोनेंट आएंगे, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में होने के लिए, और वो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया अपन ने, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। टोटल इंटेंसिटी कितनी बचेगी अपनी, E1 2E1 cos थीटा बचेगी। फिर cos और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा आंसर क्या मिलेगा अपने को, इक्विवेलेंट इक्वल पे मिलेगा अपने को Kp अपॉन में आर क्यूब मिलेगा यहां पर। ठीक है, आई थिंक समझ में आई होगी। ठीक है, तो अपने पास 2 चीजें निकल कर आई है, क्या क्या, कि एक्सिस पर E एक्सिस पर कितना मिलता है, मिलता है 2 Kp अपॉन में आर क्यूब, डन। और E अपना इक्वेटोरियल पे कितना मिलता है, वो मिलता है अपना Kp अपॉन में आर क्यूब। तो अगर मैं दोनों में रिलेशन फाइंड करूं तो देखो E इक्वल टू 2 Kp अपॉन में आर क्यूब, ये मैंने एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी। तो क्या मेरा ये Kp अपॉन आर क्यूब E इक्वेटोरियल है, Kp पर आर बिल्कुल है। तो E एक्सिस इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, E एक्सिस इक्वल टू होगा 2 और E इक्वेटोरियल। इट मींस क्या होगा, इट मींस होगा कि एक्सिस पर जो इंटेंसिटी मिलती है वो इक्वेटोरियल की क्या होती है, ट्वाइस होती है। ठीक है, एक्सिस पर जो क्या होती है इंटेंसिटी मिलती है वो इक्वेटोरियल वाले पॉइंट की कितनी होती है,
प्राइस होती है। या फिर इसका अलग फॉर्मूला और बना सकते हैं वापस थोड़ा सा उल्टा सीधा करके, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या ले सकते हैं अपन, ई एक्सिस, और ये 2 कहां चला जाएगा, डिवाइड में नीचे, तो कितना हो जाएगा 2। तो ये आप उल्टा बोल दो कि जो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती है वो एक्सिस का क्या मिलती है अपने को, हाफ मिलती है। दैट क्लियर। ये अपना इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, और ये अपने डायपोल के लिए 2 इंटेंसिटी पढ़ी अपन ने, एक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे अपन, और एक इस लेक्चर में क्या कर दी अपन ने, कंप्लीट कर दी। आई होप अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायपोल के लिए इंटेंसिटी वाला पार्ट डन हुआ यहाँ पर, ठीक है। एक बार नोट से रीड कर लेना, वीडियो दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, डायपोल, टॉर्क ऑन द डायपोल। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आती है एग्जाम में। टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क फाइंड करना है उसके अंदर अपने को, ठीक है। अब पहले समझो टॉर्क क्या होता है। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुमने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा तो टॉर्क होता है अपना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना तुमने फोर्स अप्लाई किया है और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तुम्हारा टॉर्क होता है। अगर तुमने फोर्स को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको क्या निकल के आएगा, टॉर्क आएगा। टॉर्क की एक और कंडीशन है, कब अप्लाई होगा टॉर्क, कैसे पता चलेगा जब टॉर्क लगेगा, तो उसके लिए कंडीशन है कि तो तुम्हारा एफ नेट है, एफ नेट का मतलब जो टोटल फोर्स है उस ऑब्जेक्ट पे वो कितना होना चाहिए, 0। अगर टोटल नेट फोर्स तुम्हारा 0 है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर क्या वर्क करेगा, तुम्हारा टॉर्क वर्क करेगा। डन। तो इतना डिफाइन काफी बनता है टॉर्क के लिए। तो फोर्स इनटू क्या कर देंगे अपन, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नेट फोर्स कैसे निकलेगा तुम्हारा, नेट फोर्स निकलेगा जो भी तुम्हारा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ डायपोल, तो अपन इलेक्ट्रिक फोर्स निकालकर उसको 0 करने की ट्राई करेंगे। अगर हो जाता है तो वहां पर क्या फाइंड हो जाएगा, तुम्हारा टॉर्क फाइंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं इस पे। टॉर्क क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाना है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं एक अपन। ये अपन ने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ठीक है। नाउ डायपोल रख रहे हैं अपन इस पे, ये लो ये डायपोल रख दिया। एक की तरफ क्या होता है, एक यहाँ माइनस क्यू होता है और एक यहाँ पर प्लस क्यू होता है, ये तो पता ही तुमको। और इसके जो बिटवीन डिस्टेंस होती है वो होती है अपनी 2a, ये भी तुमको पता होगा। डायपोल यही होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू और 2a डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। तो ये अगर सपोज दैट ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कुछ ऐसे होगा, तो टॉर्क कैसे करेगा, बिल्कुल ऐसे, एक बार ये ऊपर जाएगा एक बार वापस नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा एक बार वापस नीचे आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं हो सकती इसकी। तो इस वाले पॉइंट चार्ज पर इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, अगर तुमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है E इक्वल टू, अपन ने पढ़ा था F अपॉन में Q पढ़ा था। और यहां से अगर मैं F की वैल्यू फाइंड करूं तो F मेरा क्या निकल के आएगा, F इक्वल टू निकल के आएगा मेरा QE। तो ये मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। क्या होता है ये मेरा, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो अगर मैं प्लस क्यू की बात करूं तो प्लस क्यू वाला इसका इस तरफ फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू कितना लग जाएगा बताओ, प्लस का QE। और माइनस वाला उसके अपोजिट में लगेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ QE लिख सकता हूं। एक प्लस QE हो जाएगा और एक माइनस QE हो जाएगा। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं दोनों चार्ज पे, तो क्या निकल के आ रहा है बताओ, नेट फोर्स आ रहा है, एक मेरा प्लस QE आ रहा है और एक मेरा माइनस का QE आ रहा है। क्या जीरो हो रहा है, क्या बिल्कुल जीरो हो रहा है। तो F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, F नेट फोर्स इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा, 0। और अभी भी मैंने बताया अगर तुम्हारा नेट फोर्स 0 है और नेट फोर्स 0 है तो वहां पर टॉर्क काम करने एक्ट करना चालू हो जाएगा। इसका मतलब अपन क्या निकाल सकते हैं, यहां पर टॉर्क फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब टॉर्क के लिए मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, टॉर्क होता है तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, टॉर्क। और किस में निकाल रहे हैं अपन, डायपोल के लिए निकाल रहे हैं, डायपोल का फॉर्मूला भी यूज करना बनता है अपने यहाँ पर। तो फोर्स तो कितना लगेगा अपना टोटल नेट फोर्स, क्यूई, मैग्नीट्यूड लूंगा तो प्लस ई माइनस ई सब सेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपना क्यूई। अब बात आती है डिस्टेंस की, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो वो मैं दिक्कत देखो। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, ये मेरा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन यहां पर। तो ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस अपने को पता है, परपेंडिकुलर अपने को फाइंड करना है और हाइपोटेनियस अपने को पता है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस क्या निकाल सकते हैं अपने इस ट्राइंगल से, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, इसको नाम दे दो, ये अपना ए है, ये अपना बी पॉइंट है और ये अपना पी पॉइंट है। तो क्या लिखा सकते हैं अपने, देखो बीपी, बीपी क्या हो गया अपना परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना हो गया तुम्हारा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 2a, ये परपेंडिकुलर है और तुम्हारा हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर बीपी अपॉन में कितना हो गया 2a। तो यहां से मेरी जो बीपी निकल कर आएगी वो कितनी आएगी तुम्हारी 2a sin थीटा। तो ये तुम्हारी एक परपेंडिकुलर क्या होगी, डिस्टेंस होगी, कितनी निकल के आई, बीपी इक्वल टू 2a sin थीटा। और फोर्स कितना यूज करना है अपने को, फोर्स यूज करना है क्यूई, डन। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया। इसके बाद में फॉर्मूला पुट करना है बस। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है अपना क्या, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स कितना लिया अपन ने क्यूई, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई 2a sin थीटा, ठीक है। और अगर अपन डायपोल के लिए निकाल रहे हैं तो P इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2a होता है। तो ये रहा Q इंटू 2a, ये रहा Q और ये रहा 2a। क्या ये दोनों मिलकर P बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। तो टो इक्वल टू कितना हो गया P E sin थीटा। तो ये तुम्हारा टॉर्क निकल के आएगा किस पर, इलेक्ट्रिक डायपोल पर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई तुमसे पूछे कि डायपोल पर कितना टॉर्क लगता है, तो दैट विल बी कितना हो जाएगा P sin थीटा, डन। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहे तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, मैंने बताया था, अगर तुमने 11th में भी ढंग से पढ़ा हो तो क्या पढ़ा होगा, स्केलर प्रोडक्ट में cos थीटा आता है डॉट हटते ही, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस हटते क्या आता है sin थीटा। तो यहां पर sin थीटा आ रहा है क्योंकि टॉर्क क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, टॉर्क, और इसको वेक्टर लिखा मैंने, इक्वल टू sin थीटा को रिमूव करना है तो अपना डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है, बीच में क्या लग जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, और ये कितना हो जाएगा ई वेक्टर। तो इसका वेक्टर फॉर्म कितना हो जाएगा, टो इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है। पी यहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और ई तुम्हारा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर, ठीक है। नाउ सिमिलर फॉर्मूला क्या है इसका, पी sin थीटा, टॉर्क इक्वल टू पीई sin थीटा। इसके तीन केसेस बनते हैं, अगर थीटा इक्वल टू क्या हो तुम्हारा 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या हो 0 डिग्री, तो यहां पर साइंस पुट करो तो टो इक्वल टू कितना हो जाएगा पीई साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 क्या होता है 0, टॉर्क विल बी 0। इस वाली कंडीशन को बोलते हैं अपन दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में डायपोल कैसे होगा तुम्हारा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसका मीन्स होगा कि तुम्हारा P और E दोनों क्या होंगे तुम्हारे सेम डायरेक्शन में लाइन करेंगे, ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तुम्हारा क्या होगा डायपोल होगा। नाउ सेकंड, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, cos 90 sin 90 कितना होता है 1, तो टो इक्वल टू कितना हो जाएगा PE sin और 90, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर कितना हो जाएगा तुम्हारा टॉर्क। ये तुमको यहां पर इस कंडीशन में एक मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, ठीक है। नाउ थर्ड केस, थीटा इक्वल टू 180, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हो यानी कि एंटी पैरेलल हो, एक इस तरफ गया इस तरफ गया, तो क्या हो जाएगा cos 180 कितना होता है, जनरली वापस 0 होता है, sin 180 कितना होता है 0, तो यहां पर वापस टॉर्क की वैल्यू कितनी मिलेगी 0। बट इस कंडीशन को बोलते हैं अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर दोनों का
अब मोशन क्या रहती है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं यहाँ पर। तो ये पैरेलल वाला केस है, ये परपेंडिकुलर वाला केस है, और ये तुम्हारा एंटी पैरेलल वाला केस है। ठीक है, तो ये तुम्हारा टॉर्क होता है, और यही तुम्हारी स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपन छोटे छोटे डेरिवेशंस पढ़ रहे हैं बस, बाकी थ्योरेटिकल पॉइंट्स में बताता जाता हूं। नाउ नेक्स्ट आता है अपना एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता है, जैसे कोई भी एक डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, वहां काम आएगी आगे। ये कोई एरिया है अपना, और यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट अपन ने लिया, तो इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटसाइड की ओर होती है। जैसे ये कोई एरिया एलिमेंट है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटसाइड द सरफेस होगी, बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड होगी। ये चीज ध्यान रखना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डीएस वेक्टर। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, डीएस वेक्टर। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। नाउ इसके बाद अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं ये ब्रीफ में बता रहा हूं तुमको, बाकी सब चीजें नोट से लर्न करनी है, पूरी की पूरी डेरिवेशन में करवा ही रहा हूं, तुमको बाकी सारी चीजें नोट से लर्न करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एक पर यूनिट एरिया से, एक क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस या पासिंग थ्रू द पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसको 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर मैं तीन चीजें हटा दूं, यहां से डॉट हटा दूं, तो मेरा फाइव इक्वल टू कितना आएगा, इट विल बी ई एस कॉस थीटा। यहां पर भी तीन पॉसिबिलिटी बनती है अपनी, क्या क्या, अगर थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 हो, पैरेलल होगा, cos 0 1 होता है, तो फाइव इक्वल टू कितना बचेगा मेरा, ES। अगर थीटा इक्वल टू कितना होता है 90, cos 90 0 होता है, तो मेरा फाइव इक्वल टू कितना मिलेगा 0। और अगर तीन एंटी पैरेलल होते हैं तो थीटा इक्वल टू कितना मिलता है 180, और cos 180 होता है -1, तो तुम्हारा फाइव इक्वल टू कितना मिलेगा तुमको, माइनस ऑफ ES। ठीक है, ये तुम्हारा मैक्सिमम फ्लक्स होता है थीटा इक्वल टू 0 पे, और ये तुम्हारा यहां पर मिनिमम फ्लक्स होता है थीटा इक्वल टू 180 पर। डन, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। यहां से तुम इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट और डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, आती भी एग्जाम में। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पुट करना और डिस्प्लेसमेंट यूनिट पुट करना, यूनिट में लिख देता हूं, डायमेंशन को फाइंड करना, न्यूटन अपॉन में कूलम्ब इनटू में मीटर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, और न्यूटन की फोर्स की डायमेंशन तुम रख दोगे, कूलम्ब की डायमेंशन रख दोगे, मीटर की डायमेंशन रख दोगे, तो क्या मिलेगा तुमको यहाँ पर, फाइव की क्या मिल जाएगी, डायमेंशन मिल जाएगी तुमको यहाँ पर। ठीक है, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द पर यूनिट एरिया क्रॉसिंग द पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है यहाँ पर। ठीक है, नाउ डन। नाउ नेक्स्ट, नाउ आता है अपना कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट चीज है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज को अपन एक फिक्स डिस्टेंस पर सेपरेट करते हैं, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर सेपरेट करते हैं, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को अपन बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चार्ज तुम्हारा किस पे रहेगा, पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन, वो अपना इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से अपने पास तीन डेंसिटी निकल के आती है, अगर तुमने पढ़ी हो, मैं एक बार लिखता हूं। पहली होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरी होती है अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और थर्ड होती है अपनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तीन डेंसिटी निकल के आती है, और एक इंपॉर्टेंट भी आती है, न्यूमेरिकल वाइज भी और थ्योरी वाइज भी। तो पहले समझते हैं अपन कि लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है। अगर तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी वायर पे हो रहा हो,
या किसी रिंग पे हो रहा हो, होलो रिंग पे हो रहा हो, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन काम लेंगे अपन, लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन होगी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और क्या फॉर्मूला आता है इसका, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई एल मिल के आता है कि पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वही अपना क्या होता है, लैम्डा होता है। ठीक है, आई थिंक यूनिट डायमेंशन वगैरह तुम निकाल लोगे, चार्ज की कुलाम होती है, इसकी मीटर होती है, तो इसकी यूनिट क्या निकल के आ जाएगी तुम्हारी, कुलाम अपॉन में मीटर। और ये वायर, रिंग आदि एक्स्ट्रा चीजों पे काम आता है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी अपन यूज में ले सकते हैं। नाउ इसके बाद आती है अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्या लिख सकते हैं अपन, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट पर यूनिट एरिया, किसी एरिया पर अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। दैट मींस इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से। सिग्मा क्या हो जाएगा अपना, क्यू बाई एस लिख सकता हूं मैं, एस अपना एरिया होगा, तो चार्ज कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, और यहां से अगर मैं यूनिट फाइंड करूं इसकी, तो अपनी यूनिट निकल के आएगी कुलाम अपॉन में, दैट विल बी मीटर स्क्वायर। ठीक है, और किसी भी रेक्टेंगल पे, सर्कल पे, जिनका भी अपन एरिया फाइंड कर सकते हैं, वहां पर कौन सा चार्ज डेंसिटी यूज होती है, अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, जैसे कोई सरफेस है, स्क्वायरिकल सरफेस है, रेक्टेंगल से सरफेस है, कोई सा भी सरफेस हो जहां पर एरिया फाइंड होगा, वहां पर अपन कौन सा क्या यूज करेंगे, अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। नाउ लास्ट एंड फाइनल है तुम्हारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, देखो इसको पहले किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और तुमको पता चल ही होगा, चार्ज पर यूनिट बाय वॉल्यूम। एक वॉल्यूम पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यूनिट क्या निकल के आएगी, यूनिट निकल के आएगी कुलाम अपॉन वॉल्यूम का क्या होता है तुम्हारे पास, मीटर क्यूब, तो यूनिट निकल के आ गई वॉल्यूम क्यूब। क्यूब हो गया, क्यूब, क्यूबोइडल, या फिर और क्या बोल सकते हो, स्पेयर, स्लेंडर आदि में अपन क्या यूज करेंगे, अपन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा तीन टाइप का होगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डेंसिटी वहां यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे अपन वहां पर। ठीक है, आई थिंक पॉइंट क्लियर हुआ होगा यहां से तुम्हारा, और यही तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, इसके बाद क्या है तुम्हारा, इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है तुम्हारा गॉस लॉ। गॉस लॉ, ठीक है, पढ़ा भी होगा तुमने। क्या होता है गॉस लॉ, कोई भी क्लोज सरफेस में अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है, एक क्लोज सरफेस है अपना, उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट है, तो उस क्लोज सरफेस से जो पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो टोटल जो आउटगोइंग फ्लक्स होगा, वो उस प्रेजेंट, उस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। क्या होगा मैं बताता हूं, देखो क्या होता है गॉस लॉ, ये कोई अपन ने क्लोज सरफेस लिया, इसके अंदर क्यू चार्ज प्रेजेंट है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, क्यू, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा बाहर, इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे डिफाइन करते हो तुम लोग, फाई से। इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो इसमें प्रेजेंट चार्ज का कितना चार्ज प्रेजेंट है, दैट विल बी समेशन ऑफ क्यू, टोटल चार्ज होगा उसका कितना टाइम्स होगा, या उसको बोलते हैं अपन 1/ε0 टाइम्स होगा। कितना टाइम्स होगा, 1/ε0 टाइम्स होगा। और फाई इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं इसको, समेशन ऑफ क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर ε0। यही तुम्हारा क्या होता है, फाई क्यू। देन ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात, जैसे मान लो सपोज दैट, सिंपल है बेसिक सा, यहां मेरा +3Q है, यहां मेरा -4Q है, तो यहां मेरा वापस प्लस का 3Q है। ठीक है, और यहां एक और चार्ज लिया मैंने प्लस का 4Q। तो बताओ इस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा, कोई टोटल चार्ज, चलो टोटल चार्ज 3Q 9Q 9 सॉरी 6Q, और 6Q में से अगर मैं 4 लेस करूं तो कितना बचता है मेरा यहाँ पर 2Q, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा तुम्हारे पास ε0, तो ये ε0 हो गया। बोलो सर ये तो ऐड किया ही नहीं, बिल्कुल सही है, ऐड नहीं करेगी, ध्यान रखना बात ओनली क्लोज सरफेस की हो रही है, किसकी हो रही है,
तो आउटसाइड चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटसाइड भले 1000 कूलम हो, 1 लाख कूलम हो, कितना कूलम हो, फर्क नहीं पड़ेगा, आउटसाइड चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं कि इनसाइड में क्लोज सरफेस में कितना तुम्हारा चार्ज प्रेजेंट होगा। तो क्या आंसर आ गया तुम्हारा, फाई इक्वल टू Q अपॉन में कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है यहां पर। डन। दूसरी बात, अगर कोई शेप अपन ले रहे हैं तो गॉस ने बताया था कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ होता है। क्या होता है, कोई भी शेप ले लिए अपन ने, जैसे एक पॉइंट चार्ज के लिए, अब गॉसियन सरफेस क्या होता है मैं बताऊं, जैसा तुम्हारा शेप होगा वैसे अपने को शेप ड्रॉ करनी पड़ती है। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, इमेजिनरी कर्व होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है, अपन बस अज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे मान लो वायर है, तो वायर को अपन क्या बोल सकते हैं, एक सिलेंड्रिकल वायर होता है, तो उसके लिए कैसा बनेगा तुम्हारा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। एक पॉइंट चार्ज के लिए कैसा बनता है, एक पॉइंट चार्ज के लिए अपन एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए अलग अलग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने पड़ते हैं अपने को। बट होता क्या ये, पहली बात इमेजिनरी होता है, दूसरी बात ये साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ तुम्हारा, कैसे आया हुआ बताता हूं भी। क्वेश्चन आया था कि गॉसियन सरफेस है, उस गॉसियन सरफेस में उसकी आर रेडियस है, उसकी आर रेडियस कितनी है, आर रेडियस है, और उससे जो फ्लक्स आउट हो रहा है, उससे फ्लक्स आउट, और वहां पर कुछ चार्ज मेंशन था, चार्ज मान लो अभी मैं दे देता हूं, चलो 4Q कूलम चार्ज दे देता हूं, कितना 4Q, और यहां पर दे देता हूं माइनस का 3Q। ये इस क्लोज गॉस सरफेस में चार्ज है अपना। इसके थ्रू जो आउटगोइंग फ्लक्स होगा कितना होगा बताओ, अपन बोलेंगे सर फाई इक्वल टू कितना होगा, समेशन ऑफ Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 4Q माइनस 3Q, कितना बचेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फाई बचा इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक जो गॉसियन सरफेस है तुम्हारा, उसकी रेडियस को मैं हाफ कर देता हूं, क्या कर देता हूं, हाफ कर देता हूं, एक ट्वाइस कर देते हैं, या R/3 कर देते हैं, या 1/3, कैसे भी कर सकते हैं, मतलब रेडियस को इनकी डिक्रीज करना है तो इनकी डिक्रीज करेंगे, तो जो गॉसियन सरफेस होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, छोटा होगा, सीधी सी बात है रेडियस के लिए, मतलब तो इसका मतलब पहले R रेडियस थी, अब R/2 रेडियस थी। तो ध्यान रखना अभी भी तुम्हारा फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अगर इसमें चार्ज कितना तुम्हारा माइनस का 3Q है और प्लस का 4Q है, तो अभी भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए कह रहा हूं ये साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर तुम्हारा R/2 ट्वाइस हो, कैसे भी कर लो, रेडियस को फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ ऐसा इसलिए बता दिया मैंने तुमको एक बार, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आता है और आया हुआ भी है, चेक कर लेना एक बार PYQs में। ठीक है, तो ये तुम्हारा गॉस लॉ होता है, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज सरफेस के इनसाइड में जो प्रेजेंट चार्ज है, उससे आउटगोइंग जो फ्लक्स होगा, वो उस क्लोज सरफेस में प्रेजेंट चार्ज का क्या होता है, टोटल चार्ज का क्या होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, डन। नाउ इसके बाद में देखो, फाई इक्वल टू क्या निकाला अपन ने, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कैसे प्रूव होता है देखो, तो अपन एक पॉइंट चार्ज लिया, और पॉइंट चार्ज के लिए अपन ने क्या करा, एक गॉसियन सरफेस क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। चलो जी कर दिया, ठीक है। ये ठीक है, और यहां पर एक अपन एलिमेंटल लेते हैं, सरफेस एरिया एलिमेंट ले लो। अभी भी मैंने बताया एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो तुम्हारी होती है आउटसाइड, और अपन आगे पढ़ेंगे कि किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस कहां की ओर होती है, आउटसाइड की ओर होती है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाऊं तो वो भी अपनी इसी तरफ बनेगी, और दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा। ठीक है, तो अभी अपने को फ्लक्स फाइंड करना है इसका, कि इस Q चार्ज से कितना फ्लक्स फाइंड हो रहा है। तो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट S वेक्टर। अगर मैं स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखना चाहूं इसको, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए कितना लिखूंगा मैं इसको, डी फाई, और डी फाई इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं इसको, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और यहां पर अपन यूज करते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। क्या यूज करते हैं,
क्लोज सरफेस की भी बात हो रही है, इसका मतलब इंटीग्रेशन भी किसमें होगा तुम्हारा, क्लोज सरफेस के अंदर ही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये तो 5 मिल जाएगा, तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट तुम्हारा कितना हो जाएगा डीएस वेक्टर, ठीक है। डीएस इस पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया होगा और टोटल एरिया क्या होगा अपना, यहां पर एस ले लेंगे अपन, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। एक और चीज बता दूं मैं, जो तुम्हारा गॉसियन सरफेस होता है उस गॉसियन सरफेस में जहां जहां गॉसियन सरफेस होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आई बात समझ में। कोई भी गॉसियन सरफेस तुम ड्रॉ कर रहे हो, उस जैसे मैंने ये ड्रॉ किया तो यहां पर इस पॉइंट पर कोई से भी पॉइंट पर होगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इक्वल कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये यहां पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट को अपन इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 = E और ये अंदर कितना बच गया तुम्हारा, ds बच गया, ठीक है। इससे पहले अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊं यहां पर, तो डॉट हटाते यहां पर कितना हो जाएगा cos थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना बनेगा 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1, इसीलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया था यहां पर ds लिख दिया था। अब टोटल ds का इंटीग्रेशन कितना होता है, टोटल ds एरिया एलिमेंट ds प्लस ds एड करोगे तो टोटल एरिया कितना मिलेगा तुमको, s मिलेगा, तो तुम्हारा 5 कितना हो जाएगा, 5 तुम्हारा हो जाएगा E इंटू एस, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा, ठीक है। नाउ 5 = S क्या तुम्हारा, जो तुमने गॉसियन सरफेस लिया उसका एरिया कितना होता है 4 पाई, अगर मैं रेडियस सरफेस की r लूं तो कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर, ये रेडियस अपन r ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर इनटू E बचा अपना, E क्या है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके लिए, ये वो पॉइंट चार्जेस के लिए, और पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी अपने को पता है कितनी होती है k q अपॉन में r स्क्वायर, होती नहीं होती, बिल्कुल होती है। करो पुट यहां पर मैग्नीट्यूड फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, तो कितना हो जाएगा k q अपॉन में कितना हो जाएगा r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, नाउ डन। तो 5 = कितना आ जाएगा बताओ, k q इनटू में कितना हो जाएगा 4 पाई, डन, ठीक है। k की वैल्यू पता है तुमको तो कितनी होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में q इनटू में 4 पाई, और अगर 4 पाई से 4 पाई को मैं रिमूव कर दूं तो मेरा 5 = कितना आ जाएगा बताओ, दैट विल बी q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये गॉस लॉ था, ये गॉस लॉ, तो ये इसका एक सिंपल सा प्रूव है, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि गॉस लॉ को कैसे ड्राइव करते हैं, तो ये मैंने बता दिया तुम लोगों को यहाँ पर, आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। देख लो एक बार 2 मिनट के लिए, बाकी सारी नोट्स तुम किसमें से देख सकते हो, नोट्स में से मैंने भेज दिए थे ग्रुप पे तुम्हारे, एक बार रीड कर लेना, वहां से सब कुछ लिखा हुआ है, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बस तुमको, यहां से देख लिया, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है अपना एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द कंडक्टिंग स्फीयर ड्यू टू द गॉस लॉ, ठीक है। तो क्या होगा, कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, कंडक्टिंग स्फीयर होगा जिसके सरफेस पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट इनसाइड में चार्ज क्या होता है 0 होता है, सही बात है, पढ़ भी रखा होगा तुम लोगों ने कि कंडक्टिंग के अंदर इनसाइड चार्ज क्या होता है 0 होता है। तो मैं यहां पर 3 पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे अपन, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर। कैसे कैसे देखो मैं बताऊं, ये तुमने कंडक्टिंग स्फीयर लिया और इसके ऊपर मैंने चार्ज को क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। अगर किसी भी, एक चीज और बता दूं मैं तुमको, किसी भी सरफेस पे या कंडक्टिंग स्फीयर पे अगर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है
तो दूर से अपने को एक पॉइंट की तरह नजर आता है। इसका मतलब इस पूरे चार्ज को अपन एक पॉइंट चार्ज की तरह क्या कर सकते हैं, बिहेव करा सकते हैं इसकी तरह। ये तुमने कैपेसिटेंस में भी पढ़ा होगा, वहां पर भी स्पेरिकल कंडक्टर लेते हैं, बट वहां पर यूजिंग पोटेंशियली यूज के किसका लेते हैं अपन, पॉइंट चार्ज। क्यों लेते हैं, इसी वजह से लेते हैं क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं सारे के सारे, इसीलिए पॉइंट चार्ज की तरह क्या करता है, ये बिहेव करता है। इनसाइड में चार्ज क्या होता है, इसके जीरो होता है। अभी भी मैंने बताया था अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है तो शेप के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर ये स्पेयर है तो इसका गॉसियन सरफेस भी कैसा बनेगा, तुम्हारा स्पेयर ही बनेगा। ठीक है, अब 3 पॉइंट की बात करेंगे। ए पॉइंट तुम्हारा बाहर होगा, बी पॉइंट तुम्हारा सरफेस पे होगा, और सी पॉइंट तुम्हारा कहां होगा, इनसाइड में। कहां पर होगा, इनसाइड में होगा। ए बी और सी पार्ट हो जाएंगे तुम्हारे यहां पर। ठीक है, तो मैं एक बार बात बना रहा हूं उसको अलग से। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक आउटसाइड, आउटसाइड की बात कर रहा हूं मैं पहले कि आउटसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तुम्हारा यहां पर। ठीक है, तो मैं बना रहा हूं डायग्राम। ये तुम्हारा सेंटर था और ये इसका अपन ने क्या करा है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा है। ठीक है, यहां पर एक एलिमेंट लेते हैं अपन वही ए पॉइंट के लिए, और इस ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है अपनी आर है, और स्पेयर की रेडियस कितनी है तुम्हारी आर है, और स्पेरिकल कंडक्टर है तो इसलिए इसके ऊपर प्लस के चार्ज क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसका एरिया एलिमेंट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो थीटा कहां बनेगा, ऊपर की तरफ। थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो अपन क्या लगाएंगे, दोस्तों लगाएंगे ए पॉइंट पर, और दोस्तों की कंडीशन होगी आउटसाइड को क्या बोलेंगे अपन, देखो स्मॉल आर बड़ा है किससे, कैपिटल आर से, तो स्मॉल आर ग्रेटर देन होगा किससे, कैपिटल आर। ये कंडीशन भी एग्जाम में मेंशन करी होती है। कभी कभी आउटसाइड नहीं देगा, क्या दे देगा तुमको, स्मॉल आर ग्रेटर देन किससे है, कैपिटल आर से ग्रेटर देन है। तो कैसे करोगे, देखो वही यूजिंग गोस लॉ, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। देखो क्या रूल पढ़ा था अपन ने, फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा था ना। और फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई को लिख सकता हूँ मैं ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। एक क्लोज इंटीग्रेशन के लिए लिख सकते हैं ई डॉट डीएस इक्वल टू में क्या आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं इसको अपन यहां पर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखो क्या होगा इसके बाद, डॉट हटेगा तो क्या होगा बताओ, ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं। तो एक और चीज बताई थी मैंने, दोनों पैरेलल है, जीरो एंगल 0 डिग्री बन जाएगा। एक पॉइंट और बताया था कि गॉसियन सरफेस जहां जहां तुम लोगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। तो इसको ई को बाहर निकाल लो, ई को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, ओनली जस्ट ओनली हो गया क्या, डीएस। क्योंकि cos 0 यहां पुट करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। और ds क्या होगा, अपना टोटल सरफेस एरिया होगा, और स्फेरिकल सरफेस लिया अपन ने, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। तो e की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया, दैट विल बी q अपॉन में कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो 4 पाई को नीचे ले जाओ इधर, क्या आ जाएगा तुम्हारा, e इक्वल टू q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बनाता है, दैट विल बी k कूलम्ब कांस्टेंट। तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, k q अपॉन में आर स्क्वायर। और डायरेक्ट अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी, कौन से वाले पॉइंट पर रहेगी, ये रहेगी तुम्हारी आउटसाइड पॉइंट। कौन से पॉइंट पर आएगी, आउटसाइड पॉइंट पर आती है। नाउ डन, समझ में आई चीज। ठीक है ना, उसके बाद में बात करते हैं अपन पॉइंट बी की। अगर पॉइंट बी की बात करूं मैं, तो पॉइंट बी है अपना कहां पर, पॉइंट बी, और पॉइंट बी है अपना एट द सरफेस, कहां पर, सरफेस पर। और सरफेस को मैं क्या लिख सकता हूं, तो कैसा ही बनेगा, देखो ये मेरी आर रेडियस है, पहले आर स्मॉल आर वहां था, अब स्मॉल आर कहां ले रहे हैं अपन, यहां पर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि स्मॉल आर है वो मेरा किसके इक्विवेलेंट है, कैपिटल आर के इक्विवेलेंट है, तो इसका गॉसियन सरफेस भी इसी सरफेस पे बनेगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, आउटसाइड में क्या फाइंड करके आए थे, ई आउटसाइड फाइंड करके आए थे अपन, के
क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये फाइंड किया था। तो मेरा सरफेस पे क्या हो जाएगा बताओ, ई सरफेस कितना हो जाएगा, ई सरफेस हो जाएगा मेरा के क्यू अपॉन में, और सरफेस की बात कर रहा हूं तो आर किसकी इक्विवेलेंट है, कैपिटल आर के, तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, कैपिटल आर का स्क्वायर। ये मेरी सरफेस पर क्या रहेगी, इंटेंसिटी रहेगी। डन। आउटसाइड में के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर होती है, और सरफेस पे के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर होती है यहां पर, ठीक है। नाउ डन। दूसरा, अगर मैं बात करूं सी पॉइंट पे, और सी पॉइंट कहां पर होगा, इनसाइड में, इनसाइड में, और इनसाइड में मैंने अभी बताया था कि Q इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा, जीरो होता है। तो यहां पर Q इक्वल टू क्या कर दो, जीरो। तो वैसे भी इंटेंसिटी कितनी निकल के आएगी तुम्हारी यहां पर, ये तुम्हारी कहां पर होती है, इनसाइड में। चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा तुम्हारा वहां पर, ठीक है। तो ये तुम्हारा आउटसाइड हो गया, ये तुम्हारा सरफेस हो गया, और ये तुम्हारा इनसाइड हो गया। ग्राफ कैसे बना सकते हो इसके बीच में, ग्राफ किस किस के बीच में बनता है, ऐसी दो क्वांटिटी जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। और कहां से बनाना स्टार्ट करेंगे ग्राफ, इनसाइड से। क्या ई आर पे इनसाइड में डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इंटेंसिटी जीरो है तो इंटेंसिटी जीरो रखेंगे, मतलब कहीं कितनी डिस्टेंस तक रख देते हैं कुछ ऐसे, ये जीरो इंटेंसिटी से लेके आता है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है और इनसाइड सरफेस पे आएंगे, क्या इस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, स्मॉल आर है ही नहीं इस पे, बट वैल्यू जीरो नहीं है, और वैल्यू जीरो नहीं इसका मतलब कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है। नाउ थर्ड, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, क्या इसमें प्रोपोर्शनल है, तो ए अपना आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो मैं इसको यहां से क्या लेके लेके आऊंगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेके आऊंगा। तो ये तुम्हारा ए प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, वन अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा ग्राफ रहेगा किसका, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ रहेगा यहां पर। आई बात समझ में, पक्का, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। कौन सा था फर्स्ट एप्लीकेशन तुम्हारा, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इंटेंसिटी फाइंड करना था। देन नाउ अपन बात करते हैं किसकी, सेकंड एप्लीकेशन की। और सेकंड एप्लीकेशन है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग शीट। इसमें दो पॉइंट की बात करेंगे अपन, एक बात करेंगे अपन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड बात करेंगे अपन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैं एक डायरेक्शन बता देता हूं पहले, क्या डायरेक्शन होगी, एक शीट ली अपन ने, और कंडक्टिंग शीट है, तो इनसाइड में चार्ज क्या रहेगा तुम्हारा, जीरो रहेगा। टोटल चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तुम्हारा, सरफेस पे। और यहां पर मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं, A1 और A2, और ये तुम्हारा सेंटर है, और ये तुम्हारा P पॉइंट है। इस पॉइंट पर तुमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, किसके, शीट के थ्रू, ठीक है। तो ये इससे एंगल बनाएगा थीटा, और ये इससे एंगल बनाएगा थीटा। भाई पूरी शीट का एक साथ फाइंड कर नहीं सकते, तो अपन ने दो एलिमेंट क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। तो इसका रिजल्टेंट इस तरफ, इसका रिजल्टेंट इस तरफ, और ये इसका, ये तुम्हारा ई का रिजल्टेंट रहेगा। ये थीटा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। क्या मैं सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। और कंपोनेंट बता रखा मैंने वेक्टर क्वांटिटी है, तो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे, सिमेट्री बन रही है। तो जिस तरफ एंगल फॉर्म होता है उस तरफ, और यहाँ इधर कितना आएगा, ई cos थीटा, इधर भी क्या आ जाएगा, ई cos थीटा। इस तरफ इसका कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, ई sin थीटा, इसका कंपोनेंट इधर ई sin थीटा। तो ये दोनों अपोजिट है, और अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो जाएंगे तो जो पे इंटेंसिटी रहेगी ना, वो इसकी वजह से रहेगी। कौन से कंपोनेंट की वजह से, कोस की। और कोस कहां तुम्हारा, आउटसाइड है। ये ऐसे है, देखो ये तुम्हारी सीट ऐसे है, ऐसे, ये सीट ऐसे है, और ये तुम्हारा पी पॉइंट यहां पर है। अब साइन और साइन कंपोनेंट तो क्या हो गया तुम्हारा, कैंसिल हो गया, यानी कि अपोजिट आएगा। तो कोस वाला कंपोनेंट बचा, इसका मतलब डायरेक्शन भी तुम्हारी ऊपर ही रहेगी। तो डायरेक्शन कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटसाइड, ऊपर की ओर रहेगी। तो इसका मतलब ये तुम्हारा डायरेक्शन रहेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन रहेगा तुम्हारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटसाइड। और अगर तुम बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो
तो पूरा का पूरा मेंशन करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा तुमको कि कौन कौन कैंसिल हुआ, कौन और किसकी वजह से तुम्हारी इंटेंसिटी बची हुई है तुम्हारे यहाँ पर। आई बात समझ में? तो ये होती है अपनी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी आती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड द आउटसाइड आती है। अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? देखो, ये मैंने सीट बनाई, ठीक है, ये मैंने सीट बनाई एक, ठीक है, और ये अपना होता है। इसके लिए गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं अपन, और गाउसियन सरफेस क्या बनेगा? अगर एक सरफेस पे से अगर लाइन, खड़ी लाइन पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके लिए क्या बनता है? सिलेंडर। और ये अपने गाउसियन सरफेस क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। 3 पॉइंट ले रहा हूं मैं इस पे, एक ले रहा हूं मैं S1, एक ले रहा हूं मैं S2, एक ले रहे हैं अपन S3। 3 पॉइंट लिए अपन ने, S1, S2, S3। और सिलेंडर का जो एरिया है वो टोटल एरिया अपन ने क्या सपोज कर रखा है? S सपोज कर रखा है। और 3 एरिया एलिमेंट अपन ने ले लिए, कौन कौन से? S1 और S3 और S3। ठीक है, मैंने बताया था एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाहर की ओर होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारी सीट है इसे, तो परपेंडिकुलर आउटसाइड की तरफ भी होगा, बाहर की तरफ ही होगा। तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और तुम्हारा S1 भी ऐसे है, तो इसका एरिया एलिमेंट डायरेक्शन इस तरफ होगा। इसका मतलब तुम्हारा DS की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। ये तुम्हारा S2 है, तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ रहेगी DS की डायरेक्शन। और ये तुम्हारा S3 है, तो इसके इनसाइड में बाहर की तरफ रहेगी। डन? तो ये तुमने डायरेक्शन लिख दी। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में DS में थीटा यहां कितना बनेगा तुम्हारा? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों दोनों क्या रहेंगे? पैरेलल। यहां दोनों में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। और यहां दोनों में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? दैट विल बी 180 डिग्री। बट यहां पर एंगल काम नहीं आएगा क्योंकि इनसाइड में है, और इनसाइड में तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। बता दी मैंने अभी कंडक्टिंग स्पेयर के, सॉरी स्पेयर के लिए, और ये भी कंडक्टिंग सीट है, तो इनसाइड में क्या रहेगा तुम्हारा? 0 रहेगा। तो अपन बात करते हैं गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ कैसे यूज करोगे बताओ? गॉस लॉ यूज करोगे तुम E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही करोगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे, बट ये क्लोज इंटीग्रेशन है। इसके लिए अगर ओपन सरफेस के लिए लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? E डॉट हटा रहा हूं मैं ds cos थीटा, और कौन से सरफेस के लिए बात करेंगे अपन? S1 के लिए। फिर अपन लिखेंगे E ds cos थीटा, कौन सरफेस के लिए? S2 के लिए, सॉरी। और लास्ट में लिखेंगे अपन E ds cos थीटा, और ये लिखेंगे अपन S3 के लिए इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन। ये मैंने इसको ओपन कर दिया, S1 के लिए, S2 के लिए, S3 के लिए। S1 के लिए मेरे कितना बन रहा है? 0। S2 के लिए कितना बन रहा है? 90। और S3 के लिए कितना बन रहा है? 80। तो S3 में तो ये 0 हो ही जाएगा यहाँ पर। तो अपन कैसे करेंगे? देखो, देखो E ds cos 0 डिग्री प्लस E ds cos 90 डिग्री प्लस E ds cos, यहां पर E क्या रहेगा तुम्हारा? 0 रहेगा इनसाइड के अंदर, और यहां पर 180, तो ये तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? 0। तो इक्वल टू में q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारा 90 है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0। तो cos 90 क्या होता है? 0। तो ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या दे रही है तुमको? 0। तो क्या बचा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बचा E ds इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा था गॉसियन सरफेस में E कांस्टेंट होता है, तो E को बाहर निकालो, तो बाहर निकालो तो E बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा तुम्हारा? ds इक्वल टू कितना हो जाएगा? q बाई एप्सिलॉन नॉट। और ds इंटीग्रेशन हो रहा है कंप्लीट ds का, तो क्या आएगा तुम्हारा? s हो गया, इक्वल टू कितना हो गया? q बाई एप्सिलॉन नॉट। डन। s को नीचे ले जाओ, E कितना आ गया तुम्हारा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, सॉरी 2 नहीं आएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और नीचे मल्टीप्लाई में क्या चला आया? s चला जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, 1 मिनट,
सिग्मा भी नहीं आएगा, क्यू आएगा। एस को मैं नीचे लेके जा रहा हूं तो क्यू अपॉन में एस एप्सिलॉन नॉट आएगा। डन। तो ई की वैल्यू क्या निकल के आई तुम्हारे पास, क्यू अपॉन में एस एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, अभी मैंने पढ़ाया था सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एस होती है। तो क्या मैं क्यू बाई एस को सिग्मा पुट कर सकता हूं। और सीट भी देख सरफेस होती है, जहां सरफेस होता है वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, लाइन चार्ज, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आएगी किसके लिए, कंडक्टिंग सेट के लिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो आई में और आर में ग्राफ कैसा रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहेगा तुम्हारे यहाँ। ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसके थ्रू, कंडक्टिंग सीट के थ्रू। कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है यहाँ पर। डन। नाउ ना लास्ट एंड फाइनल इसका एप्लीकेशन है कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग इंफिनिटी वायर। ठीक है, तो वो अपन देखो डायरेक्शन तो वही आएगी वापस, डायरेक्शन में निकाल दूं। जैसे मैंने इस वायर पे प्लस प्लस चार्ज क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इस पॉइंट पर मेरे को क्या निकालनी है, इंटेंसिटी। तो यहां पर मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं, इसके थ्रू एंगल क्या बनेगा, थीटा, इसके थ्रू एंगल क्या बनेगा, थीटा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये वाली रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड इस तरफ, इसका मैग्नीट्यूड इस तरफ। ये E1 ले लेते हैं, ये E2 ले लेते हैं, मान के चलो सिमेट्री लाइन बनेगी, ये भी थीटा, ये भी थीटा। इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, E cos थीटा, इस तरफ भी क्या कंपोनेंट आएगा, E cos थीटा, इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, E sin थीटा, इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, E sin थीटा। और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वापस किसकी वजह से बचेगी, कोस की वजह से बचेगी। और कोस की वजह से बचेगी तो डायरेक्शन कहां से रहेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटसाइड, बाहर की ओर ही रहेगी। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ रहेगा, आउटसाइड, बाहर की ओर ही रहेगा। ये तुम्हारा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दोनों में सेम ही है, सीट में उसमें दोनों में सेम ही चलती है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में मैग्नीट्यूड की बात आती है। वायर है, वायर जूम किया अपन ने, तो ये अपना वायर था, और यहां पर अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, करेक्ट। ठीक है, तो वायर के लिए अपन गॉसियन सरफेस पे कौन सा ड्रॉ करेंगे, वो ड्रॉ होगा तुम्हारा सिलेंडर। और सिलेंडर की हाइट अपन क्या मान के चल रहे हैं, डॉटेड। ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस है। ठीक है, 3 पॉइंट ले रहे हैं अपन यहां पर, इसकी हाइट x है, और 3 पॉइंट ले रहे हैं। एक में ले रहा हूं यहाँ S1, एक में ले रहा हूं यहाँ S2, एक में यहां ले रहा हूं S3। ठीक है, इस पे डीएस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी, इसमें डीएस की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, इसमें डीएस की डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ए की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहां थीटा कितना बनेगा बताओ, 90 डिग्री। यहां पर भी थीटा, ई की डायरेक्शन इस तरफ है, थीटा कितना बनेगा, ई इस तरफ क्यों ले रहा हूं, क्योंकि वायर के परपेंडिकुलर आउटसाइड बाहर की ओर है, और यहां पर बनेगा दोनों थीटा इक्वल टू 0 बनेगा। और इस सिलेंडर की हाइट कितनी ले रहे हैं अपन, एक्स ले रहे हैं, तो इसका अपन गोस पे लगाते हैं अपन। क्या होगा गोस पे बताओ, वही ई डी एस डॉट इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको क्लोज इंटीग्रेशन खोलो, पहले किसके लिए आएगा, ई डी एस कोस थीटा S1 सरफेस के लिए, फिर प्लस ई डी एस कोस थीटा S2 सरफेस के लिए, प्लस ई डी एस कोस थीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और कौन सरफेस के लिए हो जाएगा, S3 के लिए। क्या दो सरफेस में एंगल 90 बन रहा है, S1 में S2 में, और cos 90 क्या होता है, 0, मतलब ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बचेगा ई डी एस इक्वल टू, और cos 0 कितना हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर अगर cos 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहां पर cos 0 बन रहा है S2 पे, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या बचा, ईडीएस। मैंने बताया था गॉसियन सरफेस में बाहर निकाल सकते हैं, इसको कांस्टेंट होता है, बाहर निकाल दिया, कितना बच गया, डीएस इक्वल टू कितना हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डीएस पूरा एरिया कितना होगा सरफेस का, एस एरिया होगा, तो रख दो। तो ये हो गया ए, या दिया मैंने एस इक्वल टू कितना हो गया, क्यू बाई
एप्सिलॉन नॉट। सिलेंडर का एस क्या होता है, क्लाउड सरफेस एरिया है, बाहर का एरिया तो कितना होता है, एस इक्वल टू लिख सकते हैं अपन 2 पाई आर, और हाइट क्या लेती है बताओ, एक्स लेती है, तो क्या एरिया हो जाएगा इसका 2 पाई आर एक्स। तो ई इक्वल टू यहां पर क्या लिख दूंगा मैं 2 पाई आर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं नीचे भेज दूं इधर, तो मेरी ई की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2 पाई, सॉरी क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एक्स, ये निकल के आएगा मेरा एक वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड। और मॉडिफिकेशन करें, मैंने बताया था लेमडा क्या होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा होता है। तो यहां पर इसको अपने क्या लिख सकता हूं, ये एक्स लेंथ ही तो है, तो इस क्यू बाई एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, दैट विल बी लेमडा। लिखो आगे, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू, सॉरी क्यू तो हटा दिया अपन ने, यह जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, किसकी वजह से, ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर की वजह से, इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर इसको के में चेंज करना है तो के की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई तो आ ही रहा है, 2 भी आ रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल करो करो, तो कितना आ जाएगा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन में ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, 2 से ऊपर कर दिया 2 से नीचे कर दिया, तो क्या ये मेरा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बन जाएगा, बन जाएगा क्या, बन जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये के बन गया के लैम्डा अपॉन में, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा, याद रहेगा ऑप्शो 2 के लैम्डा अपॉन में आर। नाउ डन, ये होता है तुम्हारा गॉस लॉ, और ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट पूरा ही खत्म हो गया, ऑलमोस्ट लगभग सारी डेरिवेशन मैंने करा दी है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा रिकेप कराऊं फॉर्मूलों का तो फटाफट फटाफट देख लो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू क्या होता है Ne, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, वो होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं अपन E इक्वल टू F अपॉन में Q को लिखते हैं, तो यहां से फोर्स भी निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना निकल के आएगा F अपॉन में F इक्वल टू Q ही निकल के आएगा। एक पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी कितनी होती है, पॉइंट चार्ज होता है, इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है E इक्वल टू कितना होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। इसके बाद डायपोल, और डायपोल को तुम क्या लिखते हो P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2a लिखते हो, सही बात है। इसकी यूनिट डी बाई होती है। इसके लिए दो इंटेंसिटी निकलती है, एक्सिस पर E कितना आता है, दैट विल बी 2kp अपॉन में r क्यूब, और तुम्हारा इक्वेटोरियल पे कितना आता है, दैट विल बी kp अपॉन में r क्यूब। इसी के लिए टॉर्क भी निकालते हैं, तो टॉर्क कितना आता है, तो डायपोल का Pe sin थीटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हाफ पार्ट कंप्लीट। नाउ इसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है तुम्हारा फाई इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर, E डॉट एस लिख सकते हो, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसके बाद में लाइन चार्ज डेंसिटी पड़ी थी, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है Q बाई एल, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई एस, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं तो Q बाई V हो जाएगा, 3 डेंसिटी पड़ी थी ना। उसके बाद में क्या पढ़ा था अपन ने, गॉस लॉ, और गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ होता है तुम्हारा फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, डन, ठीक है। इसके बाद गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी, पहली पढ़ी थी अपन ने स्पेरिकल कंडक्टर की, इसके 3 होते हैं, आउटसाइड में कितना मिलता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, सरफेस पे कितना मिलता है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, और इनसाइड में कितना मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी 0। इसके बाद कंडक्टिंग शीट का मिलता है E इक्वल टू कितना होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर अपन ने वायर का पढ़ा, तो वायर के लिए E कितना होता है तुम्हारे पास 2k लैम्डा अपॉन में r। ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए किसके, चैप्टर नंबर 1 के हो गए, ठीक है।
तो ये तुम्हारा एक मैंने शायद 25 या 26 मिनट का पहली वीडियो पहले भी आ चुका है, वो डायपोल का एक्सिस के पार्ट तक है, बाकी कंप्लीट चैप्टर इस वाले वीडियो के अंदर आ गया तुम्हारा यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप रीड करना, नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना या पूछ लेना या क्लास में आके पूछ लेना। ठीक है, सो डन। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब अपन बाकी सेकंड चैप्टर की इंपोर्टेंट डेरिवेशन का कल परसों में रिकॉर्ड करेंगे फिर यहाँ पर। ठीक है, पढ़ाई करोगे? ओके, थैंक यू।